वी हैव वेल अंडरस्टूड व्हाट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। उसका थोड़ा सा एक हायर वर्जन है, उसको कहते हैं इसको कहते हैं ऑक्टागोनल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। अब इसको देख के डरो मत, नाम से जो आप जानते हो वही है। वहां पर हम वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट निकालते थे, यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में कंपोनेंट निकालेंगे। आप जानते हो कि अगर ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, तो जेड एक्सिस ऐसे होता है। क्या ये चीजें सबको मालूम है? तो कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल कर रहा है, वाई के साथ कुछ एंगल कर रहा है, जेड के साथ कुछ एंगल कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली उसका तीनों एक्सिस में कुछ कुछ कंपोनेंट होगा। तो ऑक्टागोनल फॉर्म में हम किसी एक वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, वेक्टर f इज इक्वल टू एफ एक्स आई केप, एफ वाई जे केप, एफ जेड के केप, ऐसे लिखते हैं। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? नहीं। तो ये हुआ। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रहा है? थोड़ा देख लेता हूँ, सही तो है? देख लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ सही है, आवाज सही है। तो अगर ऑक्टागोनल फॉर्म में किसी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, तो पहले से आपको मालूम है एफ एक्स क्या था? कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एफ वाई कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। बस एक टर्म आ गया एक्स्ट्रा, एफ जेड क्या है? कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। आई कैप का मतलब क्या था? आई कैप को हम ऐसे समझाए थे कि ये कहता है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कहता है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये कहता है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस, है ना। अभी अगर कोई आपको पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो जैसे पहले लिखते थे, पहले क्या करते थे? एफ एक्स का स्क्वायर, एफ वाई का स्क्वायर, ऐसे करके रूट ओवर करते थे। अब क्या करेंगे? इसके साथ एफ जेड का स्क्वायर लिखेंगे। हो गया ना सिंपल। अब ये वेक्टर ऐसे बन गया। क्या बात समझ में आया? यस, कितना सिंपल है। अब छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। ए वेक्टर एफ हैज मैग्नीट्यूड 100, it makes equal angles with positive x, y and z axis. Write the vector in octagonal form. Write the vector in octagonal form. ठीक है, इस वेक्टर को ऑक्टागोनल फॉर्म में लिखना है। क्या बात समझ में आया? इस वेक्टर को ऑक्टागोनल फॉर्म में लिखना है। दिया है कि ये एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ उतना ही एंगल कर रहा है, जेड एक्सिस के साथ भी उतना ही एंगल कर रहा है। तो हम जानते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज गिवन बाय एफ कॉस थीटा। थीटा हर एक्सिस के साथ बराबर है, तो बराबर एंगल कर रहा होगा, बराबर कंपोनेंट होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को, तो मैं कैसे लिखूंगा? एक मिनट, थोड़ा जगह बना देता हूँ। यस यस यस, ये ऐसा हुआ। तो मैं कैसे कहूंगा यहाँ पे? क्योंकि वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ उतना एंगल कर रहा है, जेड एक्सिस के साथ भी उतनी ही एंगल कर रहा है। मतलब एफ एक्स जितना होगा, एफ वाई उतना ही होगा, एफ जेड उतना ही होगा। और आपको मालूम है कि एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर। लेकिन ये तीनों बराबर है, तो हम कहेंगे 3 एफ एक्स का स्क्वायर
इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी एफ एक्स स्क्वायर है, ये भी एफ एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर, यहाँ से मिला एफ एक्स इज 100 रूट ओवर 100/√3। क्या बात समझ में आया? एफ एक्स स्क्वायर हो गया 100/3 और एफ एक्स हो गया उसका रूट ओवर, इट इज 100/√3। अगर एफ एक्स मिल गया 100/√3 तो एफ वाई भी वही है, जेड भी वही है, तो फिर वेक्टर क्या बनेगा? एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, मतलब जो वेक्टर है वो आंसर क्या बनेगा? वेक्टर एफ इज इक्वल टू 100/√3 आई कैप, 100/√3 जे कैप एंड 100/√3 के कैप। क्या बात समझ में आया? यस सर। ये 100/√3 के कैप, ठीक है? इज इट क्लियर? अभी और एक चीज, छोटा सा चीज बताते हैं। दूसरा हुआ, इफ ए वेक्टर मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा with positive axis x, y and z axis। अच्छा सोचो तो, कोई वेक्टर अगर x एक्सिस के साथ 30 डिग्री करता है तो y एक्सिस के साथ कितना एंगल करेगा? कितना करेगा? जोर से बोलो। नो, ये गलत फहमी है। अगर x एक्सिस के साथ 30 डिग्री करेगा, y एक्सिस के साथ 60 डिग्री करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वेक्टर ऐसा है तो इसके साथ 30 करेगा तो इसके साथ 60 करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वेक्टर अगर कुछ ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तो फिर ये x एक्सिस के साथ कुछ एंगल कर रहा है, y एक्सिस के साथ कुछ दूसरा एंगल कर रहा है। सो व्हेन द वेक्टर इज इन xy प्लेन तो ये x के साथ 30 डिग्री करेगा तो y के साथ 60 डिग्री करेगा, सबको समझ में आता है। बट व्हेन द वेक्टर इज नॉट इन द xy प्लेन तो x एक्सिस के साथ अगर ये कर रहा है अल्फा, y एक्सिस के साथ कर रहा है बीटा एंड z एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल कर रहा है रेस्पेक्टिवली, देन ये अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है? याद रहे, देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। समझ में आया? यस, ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कैसा हुआ जानना चाहोगे? यस, तो मैं प्रूव करता हूं, लेकिन स्कूल वाले आपको नहीं पूछेंगे, आपको खाली याद रखना है। अगर ये वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल कर रहा है तो उसका fx क्या बनेगा भाई? f cos अल्फा। और fy क्या बनेगा? fy बनेगा f cos बीटा, क्योंकि y एक्सिस के साथ बीटा एंगल कर रहा है। fz क्या बनेगा? f cos गामा। और आपको मालूम है कि fx का स्क्वायर, fy का स्क्वायर, fz का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ f का स्क्वायर है कि नहीं? तो आप कहोगे f का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि fx का वैल्यू f cos अल्फा है, f का स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, f का स्क्वायर cos स्क्वायर गामा कितना हो गया? f का स्क्वायर। क्या ये f का स्क्वायर LHS में कॉमन जाएगा? हाँ। क्या कॉमन जाने के बाद कैंसिल हो जाएगा? हाँ। तो क्या बचेगा? बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
मैं जानबूझ के इंटरनल स्टेप्स को छोड़ रहा हूं ताकि आपकी सोचने की ताकत बढ़े। आपकी सोचने की ताकत बढ़ाने के लिए मैं बीच में एक एक स्टेप छोड़ रहा हूं, उतना आपको समझ में आना जरूरी है। क्या ये सबको समझ में आया? ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हम लोग देख लिए अब क्या, ऑक्टागोनल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग देखेंगे जो इंपोर्टेंट है। बुक में बहुत सारे टाइप्स दिया है जिसका कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है, मतलब नहीं है, बेकार है, वो ऐसे ही मालूम है ना। कोई किसी का नाम है रामकिशोर महांती, तो बोलना कि महांती बाबू का बेटा है, क्या है सब जानते हैं, रामकिशोर महांती है तो महांती बाबू का बेटा ही होगा, पंडा बाबू का बेटा थोड़ी होगा, नहीं होगा। ऐसे ही कुछ वेक्टर से कैटेगराइज किया गया है बुक में। एक्सियल वेक्टर मतलब कोई वेक्टर अलोंग द एक्सिस है, रेडियल वेक्टर अलोंग द रेडियस है, तो नाम से ही पता चल रहा है। तो वैसे छोटे मोटे डेफिनेशन को हम लोग नहीं लिखेंगे, इंपोर्टेंट डेफिनेशन को देखेंगे। पहला देखेंगे नल वेक्टर। ये क्या है? इट इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 0। कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो इसको हम नल वेक्टर कहेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर इधर को आ रहा है 10 न्यूटन और इधर को आ रहा है 10 न्यूटन। कोई पूछेगा व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक। अब क्या कहोगे? दो ठो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। जबकि नेट फोर्स एक वेक्टर है, तो जो नेट फोर्स है इज ए नल वेक्टर। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्टेंट 0 है, इसका मैग्नीट्यूड 0 है। समझ में आया क्या? सपोज ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये बात है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लिखते हैं u। u क्या है? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या था? 0। मतलब ये जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है 0, तो u क्या हो गया? नल वेक्टर। समझ में आया क्या? ये कौन सा डायरेक्शन में होता है? वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 0 है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? अब जब मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन जानने का क्या सिग्निफिकेंस होता है? इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, कौन सा डायरेक्शन में? कोई भी डायरेक्शन ले लो, नेट फोर्स 0 तो है, डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, तो हम कहेंगे नल वेक्टर्स हैव नो सिग्निफिकेंस of direction, the direction has no significance। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे such a vector or direction of such vector has no significance। Direction of null vector has no significance। उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है कौन सा डायरेक्शन में है ना। हमारे तुम्हारे बीच में 0 रुपीस का उधारी है, तुम बोलोगे, किसी को दोस्त को बोले ये वो लड़का और मेरे बीच में जो उधारी है, लेन देन बाकी है, वो 0 रुपीस का है। अगर वो पूछेगा किसको देना है किसको लेना है, तो हंसोगे कि नहीं बोलोगे? वो 0 ही तो किसको देना है किसको लेना है क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? नल वेक्टर क्या है समझ में आया? क्या हर कोई लिख पाया? Yes, sir. कुछ लोग तो लिख नहीं पाए होंगे जो उनको 25 बार बोर्ड में देखने की आदत है। देख लो, हो गया। चलिए, तांडी इतना दूर में क्यों बैठता है? अरे माइक सिस्टम ऐसा रहता है। ओ, माइक सिस्टम ऐसा रहता है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा
ये दूसरा वाला वेक्टर है कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कब कहते हैं? इफ द लाइन ऑफ एक्शन of two vectors, line of action of two vectors, नहीं ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଛାତ ପଡିଛି ତ। अच्छा, हो मोर भी क्लास चलती सरू कथा हो। तो बात कर रहे थे, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। मैं डबल एल लिख दिया हूं, कोलिनियर, को लीनियर, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, हाँ, को लीनियर वेक्टर। ध्यान रहे ये माइनर क्लास नहीं है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, +2 है, इसमें कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा, आपको समझने के लिए आना चाहिए। जैसे मान लो कि हम कहेंगे कि ये कोई एक वेक्टर है ऐसा, और ये कोई एक दूसरा वेक्टर है ऐसा, और ये कोई एक तीसरा वेक्टर है ऐसा। नाउ यू सी दीज वेक्टर्स, और एक चौथा वेक्टर है ऐसा। ये वेक्टर देखो, इनका नाम है ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये जो वेक्टर, ये तीनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन, कौन से लाइन में ये एक्ट कर रहे हैं? ए इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन एंड बी इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन। तो ए का लाइन और बी का लाइन आपको थोड़ा बहुत पैरेलल दिख रहे होंगे, है कि नहीं? थोड़ा फिगर में प्रॉपर्ली ड्रॉ करो। ये अब देखो, ए का लाइन और बी का लाइन पैरेलल है, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन दोनों का लाइन, जिस लाइन में वो एक्ट कर रहे हैं वो पैरेलल है, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर कोलिनियर। बी और सी को देखो, तो इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन में ये एक्ट कर रहे हैं, ये दोनों लाइन भी आपको पैरेलल दिख रहे हैं, है कि नहीं? ये दोनों लाइन भी आपको पैरेलल दिख रहे हैं, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है। फिर भी क्योंकि दोनों का लाइन पैरेलल है, तो बी एंड सी भी कोलिनियर है। सी एंड डी कोलिनियर होंगे क्या? नहीं। तो जो कोलिनियर नहीं है उनको क्या कहते हैं? नॉन लीनियर। तो थोड़ा यहीं पे जोड़ देते हैं, दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, अदरवाइज दे आर कॉल्ड they are नॉन लीनियर। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको? समझ में आया क्या? यस। दूसरी चीज हुआ ये कि दो वेक्टर जब कोलिनियर है, ए और बी कोलिनियर है, ए एंड बी आर कोलिनियर, बी एंड सी आर कोलिनियर। आपको बताना है ए और सी कोलिनियर है कि नॉन लीनियर है? ए एंड सी कोलिनियर है। अगर ए बी के साथ कोलिनियर है, बी सी के साथ कोलिनियर है, तो ए एंड सी कोलिनियर है। अच्छा, ए एंड डी नॉन लीनियर। अब कहोगे ए एंड डी आर नॉन लीनियर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है?
कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। बस खाली जानने के लिए कि इसको कोलिनियर कहते हैं, ये जान लो, और किसको नॉन लीनियर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दो कोलिनियर वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो सकता है? देखो तो ए और बी कोलिनियर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब उनके बीच में एंगल है 0। ए और सी भी कोलिनियर है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, उनके बीच में एंगल है 180। जब दो कोलिनियर वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है, उनको कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। एंगल 180 होता है तो उनको कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि जो कोलिनियर वेक्टर है वो दो किस्म के होते हैं। कोलिनियर वेक्टर दो किस्म के होते हैं, एक तो हुआ पैरेलल, दूसरा हुआ एंटी पैरेलल। समझ में आया? पैरेलल कब होता है? मतलब दे आर इन सेम डायरेक्शन, और इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बात समझ में आया? सेम डायरेक्शन मतलब एंगल बिटवीन देम होता है 0, यहां पर एंगल बिटवीन देम होता है 180। क्या बात समझ में आया? बताओ, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों कोलिनियर है कि नॉन लीनियर है? कोलिनियर है। कोलिनियर है तो या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा। पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? एंटी पैरेलल है। कितना सिंपल सा चीज हो गया, ये भी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला दोनों आपको कुछ नहीं पूछेंगे, तीसरे वाले पे तो क्वेश्चन पक्का आएगा ये बार एग्जाम में, और इसके ऊपर हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। क्या है नाम? यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप ऐसे लिखते हैं, कैप देते हैं ऊपर। अभी जो आई कैप बोल रहे थे, जे कैप बोल रहे थे, दे आर ऑल यूनिट वेक्टर्स। पढ़ाए नहीं थे बोल के इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस ऐसे बोलते थे। पहले समझेंगे और थोड़ा सा लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लिखने वाले। सपोजिंग हमारे पास कोई एक वेक्टर है एफ, हमें कहा गया फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ एफ। यूनिट वेक्टर ऑफ एफ, ध्यान रहे यूनिट वेक्टर हरदम किसी एक वेक्टर के निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर ऑफ एफ मतलब मुझे क्या करना है, अब एक वेक्टर लेना है जो कि एफ का डायरेक्शन के साथ बराबर होगा, और एफ का चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, 10 हो, 1000 हो, लेकिन जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होगा 1, इसलिए उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये जो नया वेक्टर आपको दिखने लगा, इस वेक्टर को आप कहोगे यूनिट वेक्टर ऑफ एफ। क्या बात समझ में आया? कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी के डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करो जिसका मैग्नीट्यूड है 1, मतलब लेंथ ऑफ द एरो मार्क शुड बी 1, इसलिए तो नाम है यूनिट वेक्टर। क्या बात समझ में आया? अब सोचो कि ये जो यूनिट वेक्टर है, ये मान लो कि ये जो वेक्टर एफ है, सपोज कुछ ऐसा दिया गया है। कैसे दिया गया है? सपोज दिया है कि वेक्टर एफ इज समथिंग लाइक से ऑफ मैग्नीट्यूड 4, सपोज 4 दिया है मैग्नीट्यूड, तो हम कहेंगे कि ऐसा वाला यूनिट वेक्टर अगर हम 4 को जोड़ देंगे तो वेक्टर एफ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आई कैन से वेक्टर एफ विल बी सेम एज 4 टाइम्स ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अगर ये वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड 5 होता तो क्या लिखते? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 5 इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। नहीं, अगर ये वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड 10 होता तो यहाँ पर 10 लिखते। मतलब इन जनरल हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं लाइक दिस। इससे क्या पता चला? पता चला कि जो यूनिट वेक्टर है ऑफ वेक्टर एफ वो कैसे निकलता है? एफ को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो,
When f is divided by its magnitude, it becomes the unit vector. क्या बात समझ में आया? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? इतने सारा चीज समझे, लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, लिखेंगे थोड़ा सा। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एफ कैन बी, और इज गिवन बाय, कैन बी की जगह लिखेंगे इज गिवन बाय ए एफ। क्या क्या मतलब यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? वेक्टर एफ बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। अब एफ कैप का डायरेक्शन, एफ का डायरेक्शन बराबर है डायरेक्शन ऑफ ए एफ कैप इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एफ, सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, and magnitude of a f cap क्या है? 1। क्या बात समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, अभी मैं आपको बस गुमराह करने के लिए पूछ रहा हूं। हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर ये है। दो ठो वेक्टर है ए और वेक्टर बी। बताओ कौन सा वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? ए का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि बी का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? अरे यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 है कि नहीं? ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो यू हैव टू गो फॉर ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, बी का निकालना है तो यू हैव टू गो फॉर ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। दोनों का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही है। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग। क्या बात समझ में आया? यस यस यस, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, if vector A is parallel to vector B, A और B पैरेलल है, क्या मतलब है? they are in same direction, A and B are in same direction, तो ये पैरेलल है। A और B दो वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन बराबर है। अब A का यूनिट वेक्टर देखेंगे तो कैसा होगा? ऐसा। B का यूनिट वेक्टर, B का यूनिट वेक्टर भी कुछ ऐसा ही होगा, मैग्नीट्यूड होगा 1 उसी डायरेक्शन में। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। इसका नाम है ए कैप, इसका नाम है ए बी कैप। तो ए और बी दोनों वेक्टर अलग अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन दोनों का यूनिट वेक्टर को देखो तो ए कैप और ए बी कैप दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो ए कैप और ए बी कैप का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है। वेक्टर के पास है और क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हो गया तो हम कहेंगे दोनों सेम वेक्टर है, दे आर इक्वल वेक्टर्स। तो इफ ए इज पैरेलल टू बी, हम कहेंगे ए कैप इज इक्वल टू ए बी कैप। क्या बात समझ में आया? क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। ये अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और ध्यान रहे कि यूनिट वेक्टर के ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं कि अभी तक जो हम लोग आई कैप जे कैप कर रहे थे वो क्या था? आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब क्या है? आर यूनिट वेक्टर्स along positive x, y and z axis। मतलब
मतलब कोई अगर पूछेगा भैया बताओ आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, आप कहोगे वही है जो जे कैप का है, मतलब वही है जो के कैप का है। वो कितना है? 1। समझ में आया क्या? ये यूनिट वेक्टर हमें समझ में आया। चलिए छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ वेक्टर A is equal to 3i cap plus 4j cap find unit vector of vector A का यूनिट वेक्टर निकालो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। वी फाइंड इट लाइक f का यूनिट वेक्टर af कैप इज इक्वल टू f बाय मैग्नीट्यूड ऑफ f। तो कैसे निकालेंगे हम इसको? कहेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ a इज a कैप। कैसे निकालेंगे? इट इज वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो हमको आता है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल डबल इज इट 3i कैप प्लस 4j कैप होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया 9, ये हो गया 16, 9 प्लस 16 25, रूट ओवर हुआ 5। डिवाइड करो तो मिल गया 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ A। है ना कितना सिंपल। वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। जस्ट डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या चीजें समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके Yes, sir. एक मिनट थोड़ा। यस, इज इट ओके? नाउ मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए। If a cap is 1/√2i cap plus pj cap and a cap is a unit vector, find p। बोला ये एक यूनिट वेक्टर है तो p निकालो। अगर ये यूनिट वेक्टर है भैया तो अब क्या कहोगे? a कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 1/√2 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। मतलब 1/2 प्लस p स्क्वायर इज 1 और p स्क्वायर इज 1 माइनस 1/2 इज 1/2। तो p क्या हो गया? प्लस माइनस 1/√2। p का वैल्यू 1/√2 भी हो सकता है, माइनस 1/√2 भी हो सकता है। क्या बातें समझ में आया? ये क्वेश्चन देखो तुम्हारा स्कूल में आएगा। कौन सा क्वेश्चन? इफ 1/2i cap, if vector A is equal to 1/2i cap plus 1/√2j cap plus p k cap is a unit vector, find p। बोला ये एक यूनिट वेक्टर है, p का वैल्यू बताओ कितना होगा। क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नाउ माय स्मार्ट पीपल विल डू एज a मैग्नीट्यूड इज 1, तो 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर p का स्क्वायर मैग्नीट्यूड होल रूट ओवर इज इक्वल टू 1 है और रूट ओवर नहीं दिए तो 1 स्क्वायर लिखेंगे। सो इट इज 1/4 प्लस 1/2 प्लस p स्क्वायर इज 1।
और पी स्क्वायर कितना आया, इज इट कमिंग 3/4 हो गया, इट इज 1/4। मतलब P कितना होगा, ±1/2 रूट ऑफ। क्या बातें समझ में आया? यस सर। कितना सिंपल है, हर कोई कर सकता है। आखिरी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन आप लोग कर लोगे मुझे लगता है। गिवन A is equal to 6i cap minus 8j cap, B is equal to 3i cap plus 4j cap. If C has direction same as B but magnitude same as A, then find वेक्टर C। A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, दिया है कि C एक अनोखा वेक्टर है, उसका डायरेक्शन B जैसा है लेकिन मैग्नीट्यूड A जैसा है, तो बताओ C वेक्टर क्या है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस। अभी क्या दिया है, C हैज डायरेक्शन सेम एज B। थोड़ा ध्यान करो, क्या आप बता सकते हो B और C का डायरेक्शन बराबर दिया है तो उनका यूनिट वेक्टर में क्या रिलेशन होगा? जब दो वेक्टर बराबर डायरेक्शन में होते हैं मतलब पैरेलल होते हैं, उनका यूनिट वेक्टर में क्या रिलेशन होता है? थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे A और B सेम डायरेक्शन में थे, उनका यूनिट वेक्टर बराबर थे कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ कि अगर B और C सेम डायरेक्शन में है, दिया है C हैज डायरेक्शन सेम एज B, तो AC कैप मस्ट बी इक्वल टू AB कैप। क्यों? क्योंकि बोथ हैव सेम डायरेक्शन। क्या बात समझ में आया? अब AC कैप लिखने का तरीका क्या है? AC कैप होता है वेक्टर C बाय मैग्नीट्यूड ऑफ C। AB कैप इज वेक्टर B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। हाँ, चलिए ये सब चीजों को देखते हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ C इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 6 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर होल रूट ओवर 36 प्लस 64 100 रूट ओवर इज 10। क्या हम यहां पर प्लस माइनस 10 लिख सकते हैं कि 10 लिखें? नो। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये 10 ही हुआ। नाउ लेट अस टेक दिस स्टेटमेंट हियर। इसको हम लोग यहां से उठा के लेते हैं दूसरे पेज पे लेते हैं इसको। ये अभी हमें पता चल गया है C वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर। यू नो अभी हम देखे कि मैग्नीट्यूड ऑफ C निकला है 10, तो बाय 10 इज इक्वल टू B वेक्टर। B तो हमें दिया गया था, B हमें क्या दिया गया था? 3i के प्लस 4j। चलो ठीक है, लिखते हैं 3i के प्लस 4j के बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। मैग्नीट्यूड ऑफ B मालूम नहीं है, चलो निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या होगा? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होल रूट ओवर इज नॉट इट 5? यस, सो इट इज 5। तो क्या हो गया वेक्टर C? 10 को ले लो इधर, 10/5 हो गया 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 6i के प्लस 8j के। सो वेक्टर C मिल गया 6i के प्लस 8j के। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस सर। यस। तो हमें यूनिट वेक्टर क्या है वो भी समझ में आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, हम नेगेटिव वेक्टर। If vector A and B are equal and opposite, then they are negative vector of each other। अगर A और B इक्वल एंड अपोजिट हुए तो आप कह सकते हो A इज इक्वल टू माइनस बी। Action and reaction are equal and opposite. Action is a force, reaction is a force. So action reaction forces are negative vectors of each other। ठीक है, तो ये A इज इक्वल टू हो गया माइनस बी। क्या बातें आपको सब समझ में आया? क्या आज की क्लास हम लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हैं? डू यू हैव क्लास एट 6:30? सर इसके बाद CS क्लास। CS, ठीक है, कंप्यूटर साइंस हो गया। तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर समझने में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को कैसे माइनस करेंगे। हमें तो एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन तो नहीं बताया गया था, फिर भी चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या जानकारी लेना है कि अगर ये है वेक्टर A, तो आप इस वेक्टर को क्या कहोगे? कौन सा वेक्टर को? ये जो कि उल्टा है, इसको आप क्या कहोगे? ये कौन सा वेक्टर होगा? माइनस ए होगा कि नहीं होगा? अगर A ऐसा है तो माइनस ए ऐसे होगा। ये जानकारी आपके पास है। हमें आता है A प्लस बी निकालना। अगर हमें वेक्टर A के साथ वेक्टर B को जोड़ना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर A अगर दिया हुआ है ऐसे, वेक्टर B दिया हुआ है ऐसे, तो हमें जोड़ना आता था। पहले हम A को लेते थे, A के साथ B को ऑर्डर में लेते थे और A और B को जोड़ के जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलता था वो कहाँ से निकलता था? फ्रॉम द टेल ऑफ A, खत्म होता था एट दी हेड ऑफ B। तो ये वेक्टर बनता था A प्लस B, जो हमें मालूम है। अगर हमें निकालना है A माइनस B, A माइनस B निकालना है। अब दिया गया है, मान लो कि ये है A और ये है B, A माइनस B निकालना है। तो क्या हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर A प्लस माइनस बी? हाँ, A प्लस माइनस बी सेम एज A माइनस बी। अब A क्या है? A तो ये है, ये मालूम है, ये है A, और माइनस बी तो इसका उल्टे वाले को हम माइनस बी कहते हैं। इसका उल्टा वाला मतलब ये, इसको घुमा के ऐसे रखो, ये हो गया माइनस बी। क्या हमको A और माइनस बी को जोड़ने से माइनस बी मिल जाएगा? हाँ, जोड़ना आता है। A के साथ माइनस बी जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे? पहले ले लेंगे A, ये हो गया माइनस बी, तो हम ले लेंगे A के साथ ले लेंगे माइनस बी को, मतलब पहले लेंगे A, फिर उसके साथ लेंगे माइनस बी, और ये हो गया हमारा A माइनस बी। कितना आसान है। A के साथ माइनस बी को जोड़ो, जो मिलेगा वो A माइनस बी है। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा सा बड़ा फिगर से। सपोज हमें जोड़ना है A वेक्टर के साथ और मुझे करना है वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ये है वेक्टर B, A माइनस B वेक्टर करना है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि इट इज वेक्टर ए प्लस प्लस माइनस बी मतलब बी को उल्टा करके रखिए। बी को उल्टा करने का मतलब कुछ ऐसा करना है, ए के साथ माइनस बी को जोड़ो। अब दो वेक्टर है, जोड़ना थोड़ी मुश्किल है, हम तो जानते हैं कैसे करेंगे। पहले हम ए को ले लेंगे, ए के साथ माइनस बी को जोड़ेंगे, ए के साथ माइनस बी को जोड़ेंगे, तो ए और माइनस बी को जोड़ने से जो वेक्टर मिला वो बन गया ए माइनस बी। दिस इज वेक्टर ए माइनस बी। हो गया ना आसान? हो गया कि नहीं हो गया? सर साउंड नहीं आ रहा। एक मिनट सर साउंड नहीं आ रहा है। हाँ, जस्ट वेट। अब साउंड आ रहा होगा। यस सर। तो थोड़ा साउंड में इको रहेगा, अभी मैनेज कर लो। शायद ये ईयरफोन का बैटरी हो गया, समझ में, इसको चार्ज नहीं किए थे। तो ये a माइनस बी निकालना समझ में आया क्या? सर साउंड नहीं आ रहा। वे आ रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तब तो समझ में आएगा। a माइनस बी कैसे निकालते हैं समझ में आया क्या? हाँ, थोड़ा साउंड में रहेगा, थोड़ा मैनेज करो, नहीं तो फिर मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी तो ये चार्ज नहीं होता है। इसको चार्ज करने के लिए सम टाइम लेता है। तो ये हो गया a माइनस बी। गिवन a is equal to ऐसा 10 है, b is equal to ऐसा, ये भी 10 है। और आपको मालूम है कि ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है, ऑफ ए माइनस बी। क्या आप कर सकते हो? मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा? देखो तो, शायद आप कर सकते हो। ए दिया हुआ है, बी दिया है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है और डायरेक्शन पूछा है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कितना होगा? चलिए, हर कोई ट्राई कर रहा है, मैं भी ट्राई करूं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, अब मुझे ए के साथ माइनस बी जोड़ना है। तो पहले लेंगे ए, उसके साथ जोड़ेंगे माइनस बी। बी अगर ऐसा है तो माइनस बी होगा ऐसे। अच्छा, बी का मैग्नीट्यूड 10 है, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा?
सॉरी बी का मैग्नीट्यूड 10 है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10 ही होगा। तो ये माइनस बी तो है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका 10 है, ये ए है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका 10 है। तो ए माइनस बी कैसा होगा? दोनों बराबर लेंथ के हैं, तो ऑब्वियसली ये जो ए माइनस बी होगा वो कुछ ऐसे होगा। ये हो गया ए माइनस बी। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अरे दैट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन, और आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है। सो इट इज 10 स्क्वायर होल रूट ओवर इज 10 रूट 2। डायरेक्शन क्या हुआ? हम जानते हैं कि ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, और आपका डायरेक्शन कुछ ऐसा है। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ऑब्वियसली ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है। डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी इज टूवर्ड्स किधर को? साउथ ईस्ट। क्या बात समझ में आया? आप इसकी आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बैटरी खत्म हो गया हमारा, इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग अगले क्लास में। ये तो ग्राफिकली था, न्यूमेरिकली कैसे निकालेंगे? जैसे ट्रायंगल लॉ में था एक ग्राफिकल अप्रोच, एक न्यूमेरिकल अप्रोच। तो ट्रायंगल लॉ वाला जैसे फॉर्मूला था इसमें भी वही फॉर्मूला आएगा। ट्रायंगल लॉ में a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल रूट ओवर। इसमें आएगा क्या मालूम है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होल रूट ओवर। चीजें आसान है और लंबा डेरिवेशन नहीं है, जैसे ट्रायंगल लॉ में किए थे वैसे ही करना है, आसान तरीके से बन जाएगा। तो फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को अगले क्लास खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ वेक्टर्स भी खत्म हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। हरिओम सर। हरिओम हरिओम।